हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। तो फ्रेंड्स, जो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है जैसे आर ओ उनके लिए हम एक स्टैटिक सब्जेक्ट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम वीडियो के थ्रू क्वेश्चन, ये एक तरह का क्विज प्रोग्राम होगा जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो भी सिलेबस होगा सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। तो मैं पर्टिकुलरली ज्योग्राफी को टारगेट कर रहा हूँ। उसमें हम एटलीस्ट 8 to 10 वीडियोज आपकी होंगी जो कवर करेंगी टोटल सिलेबस को। इसमें अराउंड 200 से 250 क्वेश्चंस होंगे और एक वीडियो होगी मैपिंग की, जिसमें हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी को कवर करेंगे, इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसे रिवर्स हो गई या पासिस हो गए, उसे हम कवर करेंगे। और तो चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, सर्कुलर, इलिप्टिकल, जियोडेसी या नन ऑफ द। तो इसका आंसर होगा जियोडेसी। जो शेप ऑफ द अर्थ ना तो सर्कुलर होती है एग्जैक्ट और ना ही इलिप्टिकल होती है। अर्थ की जो शेप होती है वो ऊपर से फ्लैट होती है, नीचे से और साइड से बल्जिंग होती है, इसलिए जो इसकी करेक्ट शेप जिसका नाम है उसको बोलते हैं जियोडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अराउंड विच सीस्मिक इंपैक्ट इज मोस्ट विजिबल। तो बोल रहा है कि अर्थ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा सीस्मिक इंपैक्ट यानी कि अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा विजिबल होता है। फोकस, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, इनसेंटर। इसका आंसर होगा एपिसेंटर। ये है इसका एक डायग्राम जिसके थ्रू बताया गया है। एपिसेंटर अर्थ पर वो पॉइंट होता है जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स पहुंचती हैं और उसी के चारों तरफ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। फोकस और हाइपोसेंटर एक ही टर्म होती है। ये वो जगह पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव जनरेट होती हैं। ये फॉल्ट लाइन होती है जिसकी वजह से यहाँ से अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अराउंड विच सीस्मिक वेव सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वेव सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, उसका आंसर होगा एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding to salinity, which among the following are true? पहला स्टेटमेंट है, सैलिनिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन। अगर ये सरफेस है तो डाउनवर्ड यहाँ से नीचे की तरफ सैलिनिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सरफेस, जो ओशन का सरफेस होता है वहां पर रेनफॉल होती है, तो फ्रेश वाटर वहां पे ऐड होता है। रिवर फॉल करती है वहां पर, रिवर यानी कि नदी का पानी वहां पे मिलता है आके बड़ी बड़ी, तो उसकी वजह से जो सरफेस वाटर होता है वो थोड़ा कूल होता है और सैलिनिटी वहां पे कम होती है फ्रेश वाटर ऐड होने की वजह से। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सैलिनिटी जनरली इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, एट इक्वेटर सैलिनिटी इज द हाईएस्ट। तो ये अर्थ है, इक्वेटर ये होती है 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, रेनफॉल डेली होती है। बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन रेनफॉल, तो रेनफॉल डेली होती है यानी कि फ्रेश वाटर ऐड होता है, तो यहाँ पर सैलिनिटी कम होगी। क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बारिश होती है, तो इंसोलेशन जो इवेपोरेट करती है यानी कि पानी को ऊपर उड़ाती है, जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है, सोल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा बचते हैं, तो इवेपोरेशन को रोकती है क्लाउड फॉर्मेशन, इंसोलेशन को ब्लॉक करती है, जिससे यहाँ पर जो इक्वेटर पे जो सैलिनिटी है वो कम रहती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहती है? इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ पर सैलिनिटी सबसे हाईएस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है। हाई प्रेशर जोन होने का मतलब है इस टाइप से नीचे की तरफ, ये इसका एयर डायनेमिक्स होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। हाई प्रेशर जोन होने की वजह से जो क्लाउड फॉर्म नहीं होते हैं यहाँ पे, क्लियर यानी कि स्काई जो होता है क्या होता है, क्लियर होता है। इंसोलेशन अगर क्लियर है, क्लाउड नहीं है, तो इंसोलेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हुई, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी हाईएस्ट पाई जाती है सब ट्रॉपिकल जोन में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा।
थर्ड स्टेटमेंट सैलिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू फॉरवर्ड। जनरली टर्म्स में जो इक्वेटर की तरफ जाएंगे हम, इक्वेटर से फॉरवर्ड जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं, फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है यहाँ पर, इसकी वजह से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे सैलिनिटी इन जनरल टर्म्स डिक्रीज होती है। तो ये आंसर तो स्टेटमेंट राइट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोजेनेसिस, एक प्रोसेस है, टर्म है, इज रिलेटेड टू विच, सोइल फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन, वेदरिंग या लैंडस्लाइड। इसका आंसर होगा सोइल फॉर्मेशन। पेडोजेनेसिस एक प्रोसेस है, सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को पेडोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है जुटलैंड पेनिनसुला, इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड एंड इटली। इसका आंसर होगा डेनमार्क। तो कहाँ पर है लोकेशन इसकी, ये डेनमार्क है यहाँ पर, ये नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके नीचे ये डेनमार्क रहा। और इस पेनिनसुला को इसे बोलते हैं जुटलैंड पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, बाज जर्नलिस्ट को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट, हेराल्ड जोफ्री, एडविन हबल या होयल। इसका आंसर होगा एडविन हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमंडी एंड गोवा वेल नोन आयरन और माइंस है, ये दो फेमस, किस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में लोकेटेड है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयाल्स, बैकवाटर जिसको बोलते हैं, विच आर यूज फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन आर ए स्पेशल फीचर। जो कयाल्स होते हैं, बैकवाटर्स होते हैं, एक तरह की लगून होती हैं इस टाइप से, यहाँ पर ये लगून होती है जो ये अरेबियन सी है, इससे कनेक्ट होती हैं, लेकिन जो इसका वाटर होता है वो अंदर की तरफ लगून की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि सैंड स्पीड वगैरह या सैंड बार वहाँ पे होती है, तो कम जाते हैं, कम पानी जाता है, इसकी वजह से ये जो वाटर होता है लगून्स का या फिर कयाल्स का, वो उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। वो सॉल्टी वाटर नहीं होता है, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर के बीच का जो वाटर होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ये हालांकि ये जो कयाल्स हैं, बैक वाटर जिसको बोलते हैं, वो मोस्टली काफी स्टेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल फीचर की बात की गई है, जो फेमस है कयाल्स वो केरला के। इसका आंसर होगा केरला। तमिलनाडु के अंदर भी हैं बैक वाटर्स, लेकिन स्पेशल फीचर जो स्पेशल जो फेवरेट हैं जिसको लोग जानते हैं कि कयाल्स को, वो केरला में है। यहाँ पर एक ट्रॉफी होती है, रेसिंग होती है, बोट रेसिंग, नेहरू के नाम से होती है, नेहरू बोट बोट रेसिंग कंपटीशन होता है एक तरह का हर साल, ये केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, डिसकंटिन्यूटी डेट अकर बिटवीन मेंटल एंड फोर, मोर डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग, कॉनरेड एंड लेवन। तो इसको मैं आगे समझा देता हूँ। ये अर्थ स्ट्रक्चर का यानी मैप है, ये क्रस्ट है यहाँ पर, उसके बाद ये मेंटल है यहाँ से और यहाँ तक, और ये कोर है। इसको डिवाइड किया हुआ है क्रस्ट। तो डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली बोलते किसको है, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी अर्थ कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। क्या होता है, जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, रॉक्स और मिनरल से ये बनी होती है मिलकर। जहां जहां रॉक्स या कंपोजिशन या फिर मिनरल्स चेंज होते हैं, वहां पे एक तरह की डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। उस डिसकंटिन्यूटी को जहां पे चेंज हो रहा है कंपोजिशन, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि क्रस्ट के बाद यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर आ जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, सेमी मोल्टन टाइप होता है, यानी कि सॉलिड नहीं होता, हल्का। यहाँ से एस्थेनोस्फीयर रीजन है वोल्केनिज्म का ये एस्थेनोस्फीयर, यहाँ से ही ज्वालामुखी जो होते हैं फटते हैं, यहाँ से इनका जो लावा जो होता है मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।
मेंटल और कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है। आउटर कोर जो होती है लिक्विड तो नहीं होती है, लेकिन सेमी मोल्टन टाइप होती है, ये भी एक तरीके से। यहाँ पर कंपोजिशन चेंज हो रहा है और इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कोर भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड देन इनर कोर। इनर कोर होती है सॉलिड, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो इसका आंसर होगा मेंटल और कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की होती है। लेमन सॉरी आउटर कोर और इनर कोर के बीच की होती है। कोनेट डिसकंटिन्यूटी एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जो क्रस्ट के अंदर ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है क्लाउड्स which are formed at high altitude। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड्स हाई एल्टीट्यूड पे फॉर्म होते हैं, पतले होते हैं, थिन, डिटैच्ड होते हैं, ऑलवेज व्हाइट, हमेशा सफेद कलर के होते हैं। सीरस, निम्बस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। तो इसका आंसर होगा सीरस। सीरस क्लाउड्स हमेशा होते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरस क्लाउड की वो व्हाइट होते हैं ऑलवेज, हमेशा कलर में। निम्बस क्लाउड बहुत ज्यादा डार्क ग्रे या ब्लैक कलर में होते हैं ये। स्ट्रेटस क्लाउड नाम से ही होता है, स्ट्रेटस यानी कि लेयर टाइप क्लाउड है, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, लार्ज एक्सटेंट होता है इनका, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, लेयर्ड क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वूल टाइप होते हैं। निम्बस क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अर्थ अगर ये है तो अर्थ को छू जाते हैं ये, यानी कि अर्थ के अराउंड पूरे एटमोस्फेयर को कवर कर लेते हैं। डार्क ग्रे और ब्लैक कलर होते हैं। ठंडा स्ट्रॉम बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं और रेनफॉल के लिए, फॉर्मेशन के लिए ये क्लाउड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट जिसको बोलते हैं, इन्हें गैस प्लेनेट भी बोलते हैं। ये हुआ हमारा सन, ये हुई बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। तो जो बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड है ये मार्स और जुपिटर के बीच होती है। इनर प्लेनेट 4 होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लेनेट 4 होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड और सन के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट, और एस्टेरॉइड के बाहर आउटर प्लेनेट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा ट्रू है, दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। तो ये गलत है क्योंकि जो इनर प्लेनेट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है रॉक्स और मिनरल्स से, हैवी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये गलत है। दे हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। ये आंसर, ये स्टेटमेंट सही है। इनका जो कंपोजिशन होता है आउटर प्लैनेट का, जुपिटर वगैरह का, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। थर्ड है दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। ऑब्वियसली जो आउटर प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, ये सब इनर प्लैनेट से बड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 यानी कि सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन विच लेयर टेम्परेचर इन्वर्जन इज बेस्ट नोन फिनोमेना ऑब्जर्व्ड। तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है ये एक फिनोमेना होती है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई ऊपर की तरफ जाते हैं, इन जनरल टर्म्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन कुछ जो एटमॉस्फेयर हमारा 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं या कैरेक्टर यहाँ पर एरियाज ऐसे होते हैं या फिर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। इसको बोलते हैं आयोनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जनरली जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है। बट स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस होती है ओजोन, जो ऑब्जर्व करती है किसे, अल्ट्रा यूवीज को, अल्ट्रावायलेट रेज को।
इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। थर्ड है मेसो, यहाँ पर सेम रहता है, एल्टीट्यूड के साथ साथ ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, लेकिन थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर आयन की वजह से ये भी कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इनका इंक्रीज होगा। यही वो लेयर है जिसकी वजह से हम टेलीविजन और रेडियो वेव्स जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जमीन अर्थ की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से हम टेलीविजन हमें सिग्नल मिलता है और टेलीविजन हम देखते हैं। थर्मोस्फेयर उसका रीजन है। तो इसमें पूछा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन बेस्ट नोन फिनोमिना, आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो लेयर है सेकंड लेयर, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमिना देखने को मिलती है बेस्ट वे में। ये एक्चुअली इसका मैप है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो और थर्मो, और ऊपर है एक्सोस्फेयर। तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है इसको, यहाँ पे इसके यहाँ पे मैप दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल क्रॉप्स। क्रॉप के बारे में, ट्रॉपिकल क्रॉप है ग्रोन इन सेमी एरिड रीजन द कंट्री रिक्वायर क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग, यानी कि फूल आ रहा हो तो उस टाइम क्या चाहिए, क्या रिक्विजिट है, क्लियर स्काई, यानी कि क्लाउड वहां पर नहीं होना चाहिए। ब्लैक सोइल उसके लिए मस्ट है। मोस्ट सुटेबल फॉर राइस, शुगर केन, कॉटन और जूट। इसका आंसर होगा कॉटन। ब्लैक सोइल, कॉटन के लिए ब्लैक सोइल बहुत ज्यादा सुटेबल है। कहाँ पर है, डेक्कन ट्रैप एक रीजन है यहाँ पर, मोस्टली महाराष्ट्र पर्टिकुलर, नॉर्दर्न कर्नाटका और सदर्न एमपी, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, लिटिल बिट इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा उगाया जाता है। गुजरात ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम टाइम जोन, किस कंट्री के पास है, चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया। जनरली क्या होता है, रशिया को लोग मारते हैं, राइट आंसर लगाते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका है फ्रांस। रशिया क्या सिंगल लैंड मास है, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर होता है, लोकेटेड है, बट फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड डिफरेंट हेमिस्फीयर, यानी कि पैसिफिक हो या अटलांटिक समथिंग, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, हर जगह इसके आइलैंड है, इसलिए जो सबसे ज्यादा टाइम जोन है वो फ्रांस के होते हैं। नेक्स्ट है क्लियर स्काई, राइज इन टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटीज रिलेटेड टू द मानसून आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लियर स्काई है, टेम्परेचर हाई है या राइज इन टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटीज है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑनसेट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, मानसून ब्रेक्स, लोकल थंडरस्टॉर्म। आंसर होगा इसका रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून होता है सितंबर अक्टूबर में, लेट सितंबर अर्ली अक्टूबर। इस टाइम क्या होता है, जो अर्थ है हमारी बहुत ज्यादा वेट होती है बारिश की वजह से, तो हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई प्रेशर हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियर स्काई, इंसोलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि टेम्परेचर हाई होता है अर्ली अक्टूबर, क्लियर स्काई रहते हैं, वेट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पसीना नहीं सूखता है। इस जो फिनोमेना होती है इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। तो उसने पूछा ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जब मानसून वापस जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। आंसर है इसका ऑक्सीजन। यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन सेकेंड नंबर पर, थर्ड है एल्यूमिनियम, उसके बाद है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से फ्लो हो रही है इंडिया में, यानी कि हिमालय के जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, ये रिवर्स जो होती हैं उसको कट करके हिल्स को वैली बनाते हुए फ्लो करने लगी, कहाँ पर, इंडिया में। उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, बिफोर यानी कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ये रिवर फ्लो करती थी। सतलज, सुबनसिरी, कोसी, ये रिवर एंटीसीडेंट रिवर है। इसका आंसर है नॉट ए एंटीसीडेंट रिवर, रावी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस प्रोपाउंडेड बाय, ये जो हाइपोथेसिस है ये बेसिस है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, कॉन्टिनेंट कैसे मूव होते हैं, किसने प्रोपाउंड किया, किसने दिया, इसका आंसर है आर्थर होम्स। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्टिव फैक्टर टू कंट्रोल दैट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल फॉर्मेशन के लिए 5 फैक्टर जरूरी थे, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड क्लाइमेट।
पेरेंट मटेरियल, तो इसमें पूछा है कि एक्टिव फैक्टर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका आंसर होगा बायोटा भी बोल देते इसको तरह से। तो तीन जो फैक्टर है, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट टाइम, सॉरी, ये हैं आपके पैसिव फैक्टर, इनडायरेक्टली प्ले करते हैं रोल फॉर्मेशन ऑफ सोइल। लेकिन जो क्लाइमेट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये मोस्ट एक्टिव फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं सोइल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर टच नॉट क्लासिफाइड टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। चार तरह के डिजास्टर होते हैं नेचुरल डिजास्टर। टेरेस्ट्रियल, दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक, थर्ड होता है एक्वेटिक, एंड फोर्थ होता है बायोलॉजिकल। किस जगह पर ये किसकी वजह से ये डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर फॉर्म होते हैं? टेरेस्ट्रियल डिजास्टर यानी कि यहाँ पे अर्थ इन्वॉल्व है। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर में जैसे आ सकता है अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जैसे आ सकता है आपका टोर्नेडो, ड्राउट हो सकता है, या फिर आपका साइक्लोन हो सकते हैं। ये सब एटमॉस्फेरिक डिजास्टर हैं। एक्वेटिक डिजास्टर में आपका फ्लड हो गया, जो भी उससे वाटर से रिलेटेड है, या फिर ओशन करंट हो गए, यहाँ पे करंट्स हो गए। बायोलॉजिकल के अंदर डिजीज आ जाएंगी। इसमें पूछा विच नेचुरल डिजास्टर डज नॉट क्लासिफाई एज टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सोइल इरोजन। इसका आंसर होगा ड्राउट। ड्राउट एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम सागर डैम, बहुत सिंपल है, सिचुएटेड इन तेलंगाना, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा, भीमा, गोदावरी, मांजरा। आंसर इसका मांजरा। मांजरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एंड भागीरथी, दो रिवर हैं उत्तराखंड की, जॉइंट टू मेक द रिवर गंगा, जो मिलके रिवर गंगा बनाते हैं, कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग। इसका एब्रिविएशन है ABD। अलकनंदा भागीरथी मिलती कहाँ पर है? देवप्रयाग, डी से देवप्रयाग। इसका करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। विच इज कॉल्ड एज एन इरा ऑफ डायनासोर। इरा ऑफ डायनासोर किसे बोला जाता है? तो ये इरा है, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, काइनोजोइक या प्रीकैम्ब्रियन। इसका आंसर होगा मेसोजोइक इरा। इसको बोलते हैं एन इरा ऑफ डायनासोर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें पीरियड में, तीन तरीके के पीरियड होते हैं मेसोजोइक के अंदर, क्रिटेशियस, जुरासिक, एंड थर्ड है ट्रायसिक। ये पीरियड होते हैं। तो जुरासिक जो इरा है, इसको बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर, और जो क्रिटेशियस है, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। यहाँ से डायनासोर एक्सटिंक्ट होने यानी कि विलुप्त होने प्रारंभ हो गए थे। तो ये होगा पीरियड। अगर पीरियड पूछा जाए, एज ऑफ डायनासोर इसको बोलते हैं जुरासिक को, क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। और अगर इरा पूछा जाए डायनासोर की, तो मेसोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेशन लेक। टिटिकाका, आयर, लेक मालावी, मेडल एंड मानसरोवर। आंसर इसका लेक टिटिकाका। ये है बॉर्डर पे पेरू और बोलिविया, यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। अनाईमुड़ी, अगस्थ्यमलाई, टोट्टामलाई, डोडा बेट्टा। इसका आंसर होगा डोडा बेट्टा। ये सदर्न इंडिया है अब हमारा। यहाँ पर है, जहाँ पर तीन स्टेट मिलते हैं, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। उसके बाद आता है आपका अन्नामलाई हिल्स। यहाँ पर है ये अन्नामलाई हिल्स, जिसके अंदर पीक पाई जाती है, हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की अनाईमुड़ी। उसके बाद आता है नीचे की तरफ, यहाँ पर आता है पालनी हिल्स। एंड फोर्थ है, जो सबसे साउथ में इंडिया की जो हिल्स है, वो है कार्डमोम हिल्स। कार्डमोम। तो ये अगर आए एग्जाम में, नॉर्थ टू साउथ अगर इसको लगाना हो, मैच करना हो, तो नीलगिरी नॉर्थ में है, उसके बाद
अनामलाई, उसके बाद पालिनी, उसके बाद कार्डामोम हिल्स। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डोडा बेट्टा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और मिलते हैं चलिए अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।